बच्चे लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। लास्ट टाइम क्या, उससे पिछले लेक्चर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। मोशन प्लेन के अंदर जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना शुरू किया था तो हमारे पास पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था बहुत डेप्थ में जाके। एक बार छोटा सा मैं रिकैप दे रहा हूँ कि हमने किया क्या था। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया था, किसी एंगल पे हमने उसे शूट किया, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक सर्टेन पाथ फॉलो करते हुए आके गिर गया था। और इस मोशन को हमने कहा था कि पैराबोलिक पाथ है। वो कहाँ से आया था हमारे पास, जब हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, बेसिकली ट्रेजेक्टरी, जब हमारे पास पैराबोलिक रिलेशन आया था। मेन यहाँ पे कहानी क्या होती है, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो एक चीज क्लियर है, अगर मैंने इसे u वेलोसिटी के साथ इनिशिएट किया जो कि थीटा एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हैं ux और uy, है ना, यही रहेंगे। ux की वैल्यू u cos थीटा और uy की वैल्यू u sin थीटा। ये वाली क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटीज हमारे पास आ गई हैं। और सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax जो रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक वो किसी हाइट पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम हाइट पे, तब तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है वो। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा बिल्कुल वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाली क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको, आइडिया है इस वाली बात का। तो इन्हीं दो तीन चीजों को लेके हमने कहा कि अगर जो टी टाइम के बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया जिसमें उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई आ जाएगी, टी टी है, तो मेरे पास क्या आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ, जिसमें मेरे पास एस आ गया एक्स, यू टी की जगह यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब हमें पता है ए एक्स तो जीरो ही है, एक्स एक्स रहेगा, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा टाइम्स टी आ गया था, और यहाँ से टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा हमने निकाल लिया था। डन है। सेम अब यही वैल्यू किसके अंदर पुट कर दो, वाई एक्सिस वाले में। वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और इसके अंदर हमने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी थी तो यू वाई की यू साइन थीटा टाइम्स टी, टी की जगह पे एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ ए वाई की जगह क्योंकि माइनस जी सब्सटीट्यूट हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से हमें दिख गया था कि जो वाई का रिलेशन है एक्स और एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बन रहा है। क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो एक पैराबोलिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेजेक्टरी जो है वो पैराबोलिक पाथ है। डन है। फिर हमने निकाला था भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें पहले ये कुछ ना कुछ होना जरूरी था हमारे पास वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर है तो हमें एक तरह से y की वैल्यू h मिल गई है यहाँ पे, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट h हो गई है। और हमने फिर यहाँ पे यूज किया था कि वी वाई की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और यहाँ पे t हम ले लेते हैं यहाँ पे t बाई टू, क्योंकि टाइम ऊपर तक जाने का और नीचे तक आने का, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम था, तो टोटल टाइम को टी में ब्रेक किया तो या टी बाई टू में ब्रेक कर देते हम। डन है। यू वाई की वैल्यू क्या डल जाएगी यहाँ पे, यू साइन थीटा, सेम वो जो अपने पास थी, यू वाई की वैल्यू डल गई है यू साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू क्या है माइनस जी टी बाई टू, और वी वाई क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास देखो वी वाई क्या है, जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वही लगाया हमने, और फाइनल वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो जीरो लगा दी। तो यहां से मेरे पास g टाइम्स टी बाई टू की वैल्यू u साइन थीटा आ गई, या t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास टाइम का रिलेशन आ गया था। किसी को परेशानी, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने इसी के बेसिस पे क्या निकाला था कि भाई टाइम पीरियड निकल गया है, मैक्सिमम हाइट अगर मुझे निकालनी हो कि कितनी हाइट पे जाएगा, तो इसी टी को यूज करके मैं h निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। अगर मैं y इज इक्वल टू क्या था अपने पास, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसके अंदर y की जगह पे मैं क्या डाल देता हूँ h, t की जगह पे मैं क्या डाल देता हूँ t बाई टू, और t बाई टू, इसके अंदर t बाई टू की ये t की वैल्यू जो है, t बाई टू की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास यहाँ से मैक्सिमम हाइट आ सकती है, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर मुझे अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने की, वो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में क्या है, एक्स आर आ गया, मान लेते हैं इसको आर, टाइम हमारा टोटल टी आ जाएगा जो कि टू यू साइन थीटा बाई जी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ए एक्स तो जीरो ही रहेगा, और जो हमारे पास यू एक्स रहेगा, यू एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, यू कॉस थीटा। ये सारी वैल्यू x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में डाल दूंगा तो वहां से हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी।
फिर हमने निकाला था, देखा था कि हॉरिजॉन्टल रेंज जिस टाइम पे निकली थी तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला आ गया था वो यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा आया था। यू स्क्वायर जिस टाइम पे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला था यू स्क्वायर बाय जी 2 sin थीटा cos थीटा आ गया था। तो हमने कहा था 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाय जी sin 2 थीटा बन गया था। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा। sin 2 थीटा मैक्सिमम कब वैल्यू पोजेस करता है? जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। 1 कब होती है? जब sin थीटा जो एंगल होता है साइन ऑफ वो 90 डिग्री होता है। तो 2 थीटा यहाँ से 90 के साथ इक्वेट हो गए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमने निकाला था, जिससे हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली थी। डन है? जल्दी जल्दी से मैं समझ में आया? थोड़ा बहुत एक रीकैप मिला होगा, जिसको डिटेल में समझनी है लास्ट रिकॉर्डिंग है अपने पास, उसके अंदर पूरा हमने कम से कम आधा पौना घंटा लगा के सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस किया था। इसके बाद हमने वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाली थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी जिस टाइम पे निकालते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है विच इज इक्वल टू वीएक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। किसी भी सर्टेन टी टाइम के लिए निकाल के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के, vx और ux तो सेम ही रहने, उनका हमने नेट रिजल्टेंट निकाल दिया था जो कि a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से निकल जाता है। डन है? पता चला बच्चे? ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और अदरवाइज भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है इसी का प्रोजेक्टाइल मोशन का ही आगे कंटिन्यूएशन में, इसके बाद 2-3 टॉपिक करके हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे। ये है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वर्टिकल एंगल विद द वर्टिकल। हमने अभी यहाँ पे जब डिस्कस किया मैंने क्या बोला बेटा, जब एंगल बना है थीटा यहाँ बना है। अब सोच के देखो, अगर यही थीटा यहाँ बन जाता तो वर्टिकल लाइन के साथ, है ना, यही थीटा वर्टिकल लाइन के साथ अगर जो बन जाता तो सोचने में देखो कुछ खास बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हमारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन के साथ है, जैसे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, पहले हम क्या कह रहे थे इसके रिस्पेक्ट में जहां शूट हो रहा है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई इसके रिस्पेक्ट में जितने एंगल पे शूट हो रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फर्क क्या पड़ा? जहां जहां पे जो जो फॉर्मुलाज डिराइव हो रहे थे हर जगह पे थीटा की जगह पे क्या डाल दो, 90 माइनस थीटा, और उसके हिसाब से वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। डन है? नोट डाउन कर लो। देखो एक एक करके, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारे पास था उसमें क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का अपना जो फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाई जी था। अब यहाँ sin थीटा की जगह हमने sin ऑफ 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, जो आ गया है 2u cos थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या थी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल दिया तो हमें पता sin ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया। ठीक बात है बच्चा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा था, वहां 90 माइनस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व किया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया। है ना, सीधी सीधी बात है, ये कुछ अलग तो नहीं किया। ऐसे ही वेलोसिटी एट एनी टाइम में जहां पे हमारे पास साइन थीटा था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डाल के कॉस थीटा कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। समझ में आ रही है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हर जगह पे जहां पर एंगल थीटा था वहां 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, क्योंकि अब जो एंगल है वो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में आ गया था। तो अलग से कोई फॉर्मुलाज नहीं है, ये सेम बात है, सिर्फ वहां पे एंगल चेंज किया है हमने। डन है? अब हमारे पास आता है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसकी डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तो इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार कंसेप्ट समझाता हूँ ये है क्या। अभी हमने क्या बात करी थी बच्चा, मैंने कहा था कि मैं एक बॉल को अगर फेंकूंगा इधर से जाएगी और इधर आ गई, मैंने किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ किसी एंगल पे फेंका था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है ये इंक्लाइंड है, समझ रहे हो? जैसे तुम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर बॉल फेंक रहे हो, अगर फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर बॉल फेंक रहे हो तो क्या होगा, वो बॉल ऑलरेडी उस सरफेस पे खड़े होकर फेंक रहे हो जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, होगा कि नहीं? और अब यहां से जाके वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा, क्योंकि यहाँ रोड है तो बॉल और नीचे तो नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमारा सिंपल सा केस होता है। अगर इसके अंदर डायग्राम देखो तो डायग्राम से थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर पाओगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपने पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर जो हमारे पास ये है, ये क्या है, जो मैं फ्लाईओवर का एग्जांपल दे रहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऑलरेडी थीटा नॉट के एंगल पे हमारा सरफेस इंक्लाइंड है, समझ रहे हो? जो ये बेस लेवल था उसके साथ ऑलरेडी सरफेस इंक्लाइंड और यहां से प्रोजेक्ट करना है मुझे। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो यहां से जो मैंने ये एंगल फेंका, अब मान लेते हैं थीटा जो है, ये जो पूरा थीटा है ये कितना है, ये पूरी रेड वाली लाइन के साथ ये पूरा एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन
हमने तो यहां से प्रोजेक्ट किया है। अगर इस वाले एंगल की बात करें, सिर्फ इतने की, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके साथ वाला एंगल, तो कितना बनेगा? टोटल थीटा में से पहले वाले थीटा नॉट को माइनस कर दो, तो थीटा माइनस थीटा नॉट आया कि नहीं? सिंपल बात है। तो अब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में थीटा माइनस थीटा नॉट एंगल आ गया। जो हाइट भी आएगी वो अब इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में आने वाली है ना? ये बात समझ में आई है? तो जब मैंने यहां से इसे शूट किया था तो किसी एंगल पे, अब इसके दो कंपोनेंट आए, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। डन है? पता चला है? अब इनके रिस्पेक्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर जी की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, लेकिन सिंस ये सरफेस ही पूरा इंक्लाइंड है तो इसके भी दो कंपोनेंट आ गए, जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, जी साइन थीटा नॉट और जी कॉस थीटा नॉट। डन है? इन सारे फॉर्मूलाज को कंबाइन करके जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है तो क्या आएगा? यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ए वाई इज इक्वल टू जी कॉस थीटा नॉट, टी की वैल्यू कैपिटल टी, वाई की वैल्यू 0, है ना? इनिशियली जब हम ले रहे हैं तो यू वाई कितना आ गया? यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ए वाई हमारे पास माइनस जी कॉस थीटा नॉट, टी की वैल्यू कैपिटल टी, और y आ गया हमारा इनिशियली 0। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से हमने यहाँ से क्या निकाला है बच्चे? t की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है इनिशियली। ठीक है, ये बात समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है बच्चे ये वाला? तो हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट नोट डाउन कर लिया। मैं बार बार जैसे बोल रहा हूँ बच्चे, इसकी डेरिवेशन मतलब एग्जाम में आती नहीं है, ओवर लेंदी हो जाती है। तो सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद एक काम करो, हॉरिजॉन्टल रेंज जो मतलब मैक्सिमम हाइट का ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट 2g कॉस थीटा नॉट। यहाँ पे तुम्हें इन एंगल्स का पता होना चाहिए, एंगल्स कहाँ बन रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको एंगल का नहीं पता चल रहा है? सबको पता है ना ये वाला कि थीटा नॉट हमारा कौन सा एंगल और थीटा माइनस थीटा नॉट कौन सा है ना? पता है, थीटा पता है, थीटा माइनस थीटा नॉट पता है। बच्चे हरमन, एंगल समझ में आए थे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, इसकी और कुछ ज्यादा मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। इसके बाद है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर किसी को लगेगा कि नहीं मुझे डेरिवेशन भी करनी है तो मुझे बता देना, अलग से मैं डेरिवेशन भी उन्हें करा दूंगा। ठीक है, एक बार पहले ये वाला फॉर्मूला और लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज का। आज का अपना जो टॉपिक है वहां से होते हुए हमें न्यूमेरिकल्स पे पहुंचना है एक्चुअल में। लिख लिया? रेंज हमारे पास 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस थीटा जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, चलो अब हमारे पास आता है बच्चा एंगुलर मोशन। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। एंगुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में एक चैप्टर आएगा अपना रोटेशनल मोशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसके अंदर हम रोटेशनल मोशन आगे जाके डिटेल में पढ़ते होते हैं, जिसके अंदर हम एंगुलर मोशन को वापस से उठाएंगे, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। एंगुलर मोशन का नाम समझ में आता है क्या होता है? लीनियर मोशन समझ में आता है हमें, जिस टाइम पे स्ट्रेट लाइन में कोई चीजें मूव कर रही हैं, किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में। अब हम जब एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मान लो एक बच्चा वहां बैठा है, ठीक है, युवराज को ही लगा लेते हैं, वो यहाँ बैठा है, वो यहां से उठ के इधर चला गया, मैंने कहा 15 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस हो गया। मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं कि वो 15 डिग्री घूम गया यहां से जाते हुए, गया कि नहीं? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये क्या हुई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो वेलोसिटी भी एंगुलर होनी चाहिए, हरमन भाई साहब, ठीक बात है? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, है ना? यही होता है, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर फोर्स भी होनी चाहिए, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, विच इज रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स, है ना? तो मिला जुला के एक तरह से जैसे लीनियर मोशन चलता है, बिल्कुल उसका एनालॉगी, बिल्कुल उसके जैसा हर एक का रिस्पेक्टिव कोई ना कोई वहां पे एंगुलर मोशन के अंदर भी होगा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मास है तो उसका भी एनालॉगी कुछ होना चाहिए। मास का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो रोटेशन मोशन में हम पढ़ेंगे ये वाली चीजें। फोर्स है तो उसका टॉर्क आएगा, मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले एक बार एंगुलर मोशन को समझना शुरू करते हैं। बेटा देखो, एंगुलर मोशन जब हम डिस्कस कर रहे हैं
तो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ पे अगर वो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो यहाँ पे हमने मान लिया आर रेडियस है, या इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका आर हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। पता है सबको ये, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर भी यही पढ़ा था, याद हो छोटी क्लास में, कि अगर मैं घुमाते घुमाते छोड़ दूंगा तो उसका जो इनर्शिया फैक्टर है उसको हमेशा कहाँ लेके जाता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करती है। तो वो एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहां से अगर वो यहां से आगे घूम के इधर चला गया है, तो यहां से घूम के इस पॉइंट पे आ गया है, यहां आ गया, तो इस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर को। अब देखो, अगर स्पीड की बात करूं तो हो सकता है स्पीड दोनों केस में सेम है। हो सकता है क्या, अगर मैं मान ही लूं कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, स्पीड कांस्टेंट रहना। लेकिन अगर यहां बेशक स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कभी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रह नहीं सकती, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग बनेगी कि नहीं। दैट मींस टेंजेंट क्या दे रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एट एवरी पॉइंट देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी। इन मैग्नीट्यूड बेशक सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अलग होती जाएगी कि नहीं, किसी को दिक्कत। अब यहां से यहां पर, मतलब मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम मैंने P रखा है, इस पॉइंट का नाम हमने Q रखा हुआ है, और यहां से यहां आते हुए एंगल की डिस्प्लेसमेंट हो गई है डेल्टा थीटा, और यहां से ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं डेल्टा आर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आर प्लस डेल्टा आर होगी कि नहीं, ये वेक्टर्स की फॉर्म में रहेगी, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आर था, ये डेल्टा आर है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर बना, है ना। ये मैग्नीट्यूड में नहीं बात कर रहे हैं हम, किसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं, सीधा सीधा वेक्टर्स की फॉर्म में, डन है। वेयर डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, थीटा अगर मैं पी क्यू की बात करूं, पहले पी क्यू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। जो पी क्यू, मैं पूरे पी क्यू की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क की, सीधा डेल्टा आर की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें परेशानी है ना। अगर मैं डेल्टा थीटा की वजह मान लो मैं सिंपल थीटा ले लूं, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा निकलता है कि नहीं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर, जो हमारा जितने एंगल से उसने आर्क कवर करते हुए जो एंगल कवर किया हुआ, यही होता है ना। ये फॉर्मूला पता है सबको। अब मेरे पास यहां से डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं मान लो एल क्या हुई, एल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई है, एल क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है ना एक तरह से, यहां से यहां जाते हुए। अब मैं इसे डिस्प्लेसमेंट कैसे कह सकता हूं, ये तो डिस्टेंस है, फिर लेंथ ऑफ आर्क। ये वाली बात समझ रही है, समझ में आ रहा है बच्चा सबको, कि अगर मैं एक सर्कल के अलोंग घूमते हुए उस आर्क की बात कर रहा हूं, वो तो डिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लो ये सर्कल बहुत बड़ा है, मान लो इसका रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक है, ये सेंटर वो यहां से यहां जाते हुए सिर्फ इतना मूव करते हुए, और यहां ये एंगल है छोटा सा थीटा, तो P से Q आते हुए, ध्यान से देखो, क्या ये आर्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं, है ना। ऑलमोस्ट मतलब 100% ना सही, बट ऑलमोस्ट है, क्योंकि अगर हम और बड़ा कर लें, ये तो मैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग, अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़े रेडियस के हिसाब से ले लूँ, तो किसी सर्टेन एंगल तक वो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उस केस के अंदर मैं लेंथ ऑफ आर्क को, क्योंकि हम ये तो बहुत छोटे में बना रहे हैं, अगर उस कंडीशन के हिसाब से लें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बनेगी कि नहीं। तो ये जो मेरा एस है उसको डिस्प्लेसमेंट लिख लूँ तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, उस कंडीशन को कंसीडर करके। तो हम वहां से एस को क्या मान रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आइए बच्चा, ये कंसिडरेशन लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहां तक हमारे पास ठीक है, पी क्यू हमारे पास क्या निकल गया, आर थीटा, जिसको मैंने एस इज इक्वल टू आर थीटा लिख लिया। बच्चे साथ के साथ लिखते चलना, एस हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर हमारे पास क्या है, रेडियस, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। थीटा हमारे पास क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ, किसी को दिक्कत है ना। अब
वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, ds बाई dt। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब अगर मैं d बाई dt ऑफ r थीटा लिख लूं तो r तो कांस्टेंट है, d थीटा बाई dt लिख लूं मैं इसे। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब एक और बात बताओ, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे मैंने क्या कहा था, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे लीनियर वेलोसिटी है वैसे एंगुलर वेलोसिटी है। तो जो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होगा ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। इसे W नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, ओमेगा। क्लियर बात है, ये है ओमेगा। किसी बच्चे को परेशानी? ठीक बात है। तो मेरे पास d थीटा बाई डी टी ओमेगा के इक्वल आ गया, लिखो इसे। तो v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बन गया ये, ठीक बात है। और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लूं तो v इज इक्वल टू r ओमेगा वेक्टर के लिए आ गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन है, पता चल गया ये। इसके बाद हमारे पास है द वेलोसिटी एट p इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट p इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो हमें पता ऑलरेडी, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। डन। अब एक और बताओ, ओमेगा की यूनिट क्या आएगी? ओमेगा क्या है, d थीटा बाई डी टी। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर सेकेंड, एंगल रेडियंस, और ये क्या आएगा, पर सेकेंड। ये यूनिट निकलेगी नहीं, रेडियन पर सेकेंड हमारे पास ये किसकी निकल गई है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। डन है, नहीं है? बेटा एक बात बताओ ना, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियंस, टाइम के लिए पर सेकेंड। तो रेडियंस पर सेकेंड आ गया कि नहीं? ठीक बात है ना? क्लियर है बच्चे? अब लीनियर वेलोसिटी आ गई है, तो अब हम क्या निकालें, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब हम निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अल्फा के साथ। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। होगा कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए कि नहीं? अब ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड अपॉन डी टी, वो भी पर सेकेंड। तो ऊपर जाके क्या बना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बना कि नहीं है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? तो यहां से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। डन। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, लीनियर एक्सेलरेशन की, d बाई डी टी ऑफ v क्या था, v तो r ओमेगा, r बाहर, d ओमेगा बाई डी टी आ गया कि नहीं? तो a इज इक्वल टू r अल्फा, एक ये रिलेशन आ गया। लिख सकते हैं इसे, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। डन है, लिखो इस रिलेशन को। पता चला बच्चे? लीनियर वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सीधा सीधा r मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और लीनियर और एंगुलर का रिलेशन आता जा रहा है कि नहीं? डन है बच्चा? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ये हमारा एक तरह से हमने क्या कर दिया, हमने अपना जो एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन है उनके जो जो हमारे पास सर्टेन पैरामीटर्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, हमने उनको भी रिलेट करा दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये एंगुलर रिलेशन समझ में आ गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे, देखो जरा, बात समझ में आ रही है? अगर मैं यूनिफॉर्मली किसी चीज को घुमाता जा रहा हूं, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड फिक्स है। एक सेकेंड में अगर दो बार वो सर्कमफ्रेंस पूरा कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो अगले 2 सेकंड में भी वो 2 बार करेगा, अगले 1 सेकंड में भी 2 बार करे, उससे अगले सेकंड में भी 2 बार करे। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कब कहते थे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
अगर 1 सेकंड में 360 का चक्कर कटता है तो अगले 1 सेकंड में भी 360 का एंगल कवर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक है, अब हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सीधी बात है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये भी सिंपल है ना, 1 सेकंड में जितने रेवोल्यूशन होंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, पता है, t इज इक्वल टू 1/न्यू। न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, t टाइम पीरियड है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर एक राउंड कटता है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो पूरे एक चक्कर के अंदर, पूरे एक राउंड के अंदर टोटल एंगल कितना कवर होता है? 360 का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 360, दैट इज 2 पाई। रेडियंस में लिखेंगे तो पता है ना सबको, रेडियंस के अंदर 180 को हम पाई लिखते हैं, 360 को 2 पाई लिख देंगे। ठीक है बच्चा, तो 2 पाई रेडियंस अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को मैं न्यू लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास 2 पाई न्यू आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई न्यू और 2 पाई टी बाई टी। किसी को दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन तुम्हारे पेपर में आएगी, जो अभी हम करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद इस चैप्टर में एक ऐसी डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, वो यही वाली आनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब हमारे पास क्या होती है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके लिए कह रहे हैं? बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन ही है। एक ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, पर डायरेक्शन हर जगह चेंज आएगा, ये ध्यान रखना। और इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, सॉरी वेलोसिटी तो नहीं, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर मोशन, स्टिल द मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आई है? अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड पे भी अगर घूमेगा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट भी रहेगी, तो भी वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आएगा। कारण, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती जाएगी, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा वही क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? क्लियर बात है ये परीक्षित बच्चा? पता चला है? हरमन बच्चे सबको क्लियर है ये? तो यहाँ पे इसी चीज को अब हम यूज करने वाले हैं। एक बार डायग्राम पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है और इजी डायग्राम है, अगर समझ में आए। यहाँ पे मेरे पास है क्या, देखो इस डायग्राम में P पॉइंट पे V1 वेलोसिटी है, यही अपना ऑब्जेक्ट घूम के Q पॉइंट पे पहुंचा जहां V2 वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P से A इनिशियल वेलोसिटी V1 और Q से B फाइनल वेलोसिटी V2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल डेल्टा थीटा, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ 90 मैं एंगल्स को रिलेट करूंगा, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है सेम एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, जितना एंगल दो लाइंस के बीच में बनेगा उतना ही एंगल उसके परपेंडिकुलर्स के बीच में बनेगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इनके साथ, है ना, रेडियस के साथ जो वेलोसिटीज है। तो यहाँ डेल्टा थीटा है तो यहाँ डेल्टा थीटा, ये वाली बात ठीक है। अब हमने किया क्या है, पहले एक बात देखो जरा, R1 और R2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। R1 और R2, ये R1 और R2 इन मैग्नीट्यूड तो दोनों रेडियस है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ओमेगा क्या आता है? ओमेगा इज गिवन बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये भी कुछ नया नहीं है, हम तब से कर रहे हैं, है ना। PA और PB जो हमारे पास है, इन मैग्नीट्यूड हम क्या बात कर रहे थे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, ये कैसे हुआ, ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है? हमारे पास ओमेगा क्या होता है बेटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो डेल्टा टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आ जाएगा कि नहीं? यही किया हुआ है, हाँ जी यही किया हुआ है यहाँ पे। अब थीटा क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ आर्क कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया, यहां से इस वाले को
और इस वाले वेक्टर को अगर मैं पोजीशन की शिफ्टिंग कर दूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले वेक्टर को शिफ्ट करके ला रहा हूं बेटा, ऐसे ला सकता हूं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में। पता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या था, जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो मैं उसको उठा के यहां रख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां भी डेल्टा थीटा था, यहां भी डेल्टा थीटा बना कि नहीं, है ना। ये बात समझ में आ रही है। मैंने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से क्या किया, उसको बस को इनिशियल बना लिया कि एक ही पॉइंट से अगर ये ओरिजिनेट करेंगे तो ये एंगल हमारा सेम इस एंगल डेल्टा थीटा के इक्वल आएगा कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक तरह से। तो मैंने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मीनवाइल जितनी डिस्प्लेसमेंट ये हुई थी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये जो बना है ये आर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए या चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी डायग्राम को हमने यहां बनाया। ये बात समझ में आई है। P डैश A डैश P डैश B डैश, ये V था, ये V2 है, ये V1 और V2 ठीक है। और यहां से यहां जाते हुए क्या हो गया, डेल्टा V। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ऊपर वाले डायग्राम और इसको रिलेट कराने में? ये बात समझ में आई ना कैसे हुआ पलक बच्चा, पक्का। अब V1 और V2 का मैग्नीट्यूड तो हमेशा इक्वल है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है, इसलिए दो अलग वेक्टर्स हैं। डन है यहाँ पे। अब एक बात देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस आएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या आ रही है, डेल्टा वी। जो हमारे पास डेल्टा थीटा क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहे, रेडियस कितना आ गया, वी का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास आर्क इज डेल्टा वी, रेडियस इज V1 और V2, जिसका मैग्नीट्यूड जिसको मैं सिंपल V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डन है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा थीटा को ओमेगा डेल्टा टी लिख सकता हूँ, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना। डेल्टा थीटा एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। तो यहां से ये डेल्टा वी बाई वी के इक्वल था। रीअरेंज किया, डेल्टा टी जो हमारे पास है यहाँ पे, इसको उस साइड भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आया कि नहीं, है ना। और यहाँ क्या बच गया, वी ओमेगा। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ओमेगा। डन है। तो A इज इक्वल टू वी ओमेगा निकल गया, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर आता है। तो A को मैं आर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख के आर ओमेगा स्क्वायर लिख लूं, या वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूं। किसी बच्चे को परेशानी इसमें, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ये आएगी तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। करो नोट। देखो बच्चे, अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक में है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जिस टाइम पे हमारा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में घूमते हुए उस पे दो फोर्सेस है, एक तो जो गोल घुमा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक जो उसे हर बार स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या हम ये कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे घूम रहा है इसके अंदर एक्सेलरेशन भी दो है, एक जो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा और एक सेंट्रीपिटल जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, और इन दोनों एक्सेलरेशन का मिला जुला के रिजल्टेंट जो निकलेगा वो हमारा टोटल एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, हमने अभी डिराइव किया, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी ओमेगा, है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर टाइम्स एल्फा, ठीक है। आर एल्फा, ए जो रहेगा टोटल एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ द एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में निकाला, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वी ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर एल्फा का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत, सिंपल है ये। इसी के साथ कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज हमारा पूरा मोशन इन प्लेन खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी फाइल खत्म करके लाएंगे, डिस्कस करेंगे डाउट्स के साथ, और नेक्स्ट क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। हर बच्चा रिवाइज करके आएगा, चीट शीट अपनी जो फॉर्मूला शीट है, चीट शीट है, वो रेडी करके लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारे फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। डन।